आज समझना है ट्रांसफार्मर के बारे में। ये आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आज इसको बेहतर ढंग से समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसमें कि विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है बिना किसी ऊर्जा क्षय के। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इसमें ऊर्जा क्षय नहीं होता है, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं होता है। यानी कि ये 90% तक बिना किसी ऊर्जा खपत के ये विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह भेज देता है। तो इसकी परिभाषा हम समझ गए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को बिना किसी क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित किया जाता है। ये गई परिभाषा। अब चलते हैं इसके प्रकार पर। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है उच्चाई और दूसरा होता है अपचाई। तो अब समझते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि निम्न वोल्टेज वाली प्रबल धारा, ये वर्ड आप याद रख लीजिए। तो इससे दोनों प्रकार की परिभाषा आपको याद रख सकेगी कि निम्न वोल्टेज वाली प्रबल धारा, यानी वोल्टेज निम्न है तो धारा प्रबल है। ये याद रखना कि अगर वोल्टेज निम्न है तो धारा प्रबल है, यानी वोल्टेज और धारा एक दूसरे के विपरीत है। और अगर यहाँ पर देखिए उच्चाई यानी उच्च है, तो उच्च क्या है, उच्च वोल्टेज होता है हमेशा। अगर उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, इसका मतलब कि निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर अपचाई ट्रांसफर की बात हो रही है, यानी उच्च वोल्टेज से हम निम्न वोल्टेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें धारा जोड़ा जाता है तो उल्टा जोड़ेंगे। अगर निम्न वोल्टेज लेंगे तो धारा प्रबल लेंगे। तो अब इसकी परिभाषा जानते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे। तो वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें निम्न वोल्टेज वाली प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज वाली निम्न धारा में बदला जाता है, वह ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब चलते अपचाई ट्रांसफार्मर में। तो अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा वैसा ट्रांसफार्मर जिसमें उच्च वोल्टेज वाली निम्न धारा को निम्न वोल्टेज वाली प्रबल धारा में बदला जाता है, तो वो हो जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये आपको ये वर्ड याद रखना, तो इससे आप आसानी से दोनों की परिभाषा माइंड में फिट कर सकते हैं। तो ये हो गई ट्रिक, तो आप आसानी से याद रख लीजिए। अब चलते हैं बनावट पर। तो बनावट आपको फिगर दिख रही होगी, बड़ा आसान है, ज्यादा कुछ माथा पची नहीं करना। यहाँ पर दिख रहेगा कि कई सारे लोहे के क्रोड होते हैं इसमें। प्रत्येक क्रोड के बीच में जो प्रत्येक जो लोहा का परत होता है उसके बीच में एक विद्युत रोधी होता है। और प्रत्येक जो ये कुंडली दिख रही है इसमें भी ये यहाँ पर विद्युत रोधी होता है कि दोनों के बीच जो धाराएं उत्पन्न होती है। और कभी कभी जो भंवर धारा जो उत्पन्न होती है, भंवर धारा एक दूसरे से टकराए ना। अगर भंवर धारा मान लीजिए इस करोड़ की और इस करोड़ की भंवर धारा एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो जो ऊर्जा क्षय होने लगेगा। ऊर्जा क्षय हो जाएगा तो हमें तो फिर ट्रांसफार्मर बनने की कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए जो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो बनावट क्या बोलना है कि ट्रांसफार्मर में जो कई सारे लोहे के परत होते हैं और प्रत्येक लोहे के दो परत के बीच में एक विद्युत रोधी होता है। और प्रत्येक कुंडली जिसमें दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीयक कुंडली, तो दोनों में जो लोहे की कुंडलियां बनी होती हैं और कुंडलियों से वो जो पूरा परत घिरा हुआ होता है। और इसमें दो कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक कुंडली और दूसरा आ जाता है द्वितीयक कुंडली। तो यदि जो है कभी कभी यदि जो है प्राथमिक कुंडली की संख्या ज्यादा है, प्राथमिक कुंडली में अगर फेरों की संख्या ज्यादा है, अगर ये ज्यादा रहेगा तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर कहला जाएगा। अगर ये ज्यादा, इसमें देखिए ये जो फेरों की संख्या, एक फेरा दो फेरा तीन फेरा चार फेरा, यहाँ पे देखिए एक फेरा दो फेरा तीन फेरा है, ये तीन फेरा है लेकिन ये चार फेरा है, मतलब कि इधर वाला द्वितीय कुंडली ज्यादा है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रहेगी तो ये उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाएगी। अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रहेगी तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगी। इस ट्रिक से आप जो फिगर को भी पहचान सकते हैं कि कौन उच्चाई ट्रांसफार्मर है और कौन अपचाई ट्रांसफार्मर है। ये हो गई पहचाने का तरीका। और बनावट भी आप समझ गए। तो फिगर याद रहता है तो बनावट एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती या याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिगर देख लेंगे आप आसानी से याद रख सकते हैं, आसानी से माइंड में जो याद है। लेकिन फिगर में भी याद रखना कौन क्या है, ये जो रेखा आयताकार दिख रहा है ये लोहे का परत है और ये जो लोहे की कुंडलियां है, ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ये हो गई बनावट। अब चलते हैं क्रियाविधि पर। क्रियाविधि क्या है, ये तो क्या ट्रांसफार्मर। अब इससे विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक अलग से स्रोत जोड़ा जाता है, धारा बहने के लिए जिससे अलग से प्रत्यावर्ती धारा का
स्रोत जोड़ाता है। जब प्रत्यावर्ती धारा का इसमें स्रोत जोड़ा जाता है तो इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस परत पर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और प्रत्येक कुंडली जो है विद्युत फ्लक्स से संबंध होता है। प्रत्येक कुंडली जो यहाँ पर दिख रहा है फेरो की संख्या, ये विद्युत फ्लक्स से संबंधित है और इसका जो फ्लक्स है ये लोहे की परत के द्वारा जो प्राथमिक कुंडली से द्वितीयक कुंडली में पहुंच जाता है। प्राथमिक कुंडली से द्वितीयक कुंडली में पहुंच जाता है किसके जरिए? तो लोहे के परत के जरिए। तो इस तरह से जो है प्राथमिक कुंडली में जब प्रेरित विद्युत वाहक के कारण जो द्वितीयक कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है जब फ्लक्स एक कुंडली से दूसरी कुंडली तक पहुंच जाता है। तो ये हो गई इसकी क्रियाविधि। अब जो है फैराडे के नियम से इसके जो है क्रियाविधि को समझते हैं। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पर इसका जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा या इसका प्राथमिक कुंडली का जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा फैराडे के नियम से कि विद्युत वाहक बल इज इक्वल होता है एन फेरो की संख्या। तो फेरो की संख्या यहाँ पर है एन पी, तो ई पी इक्वल हो जाएगा एन पी और माइनस का साइन लेगा यानी ये निगेटिविटी दर्ता सा है। तो एन पी इज इक्वल हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। एन पी इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ये किसके लिए? प्राथमिक कुंडली के द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसी तरह द्वितीयक कुंडली के द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल ये हो जाएगा ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस इंटू डी फाइव बाई डी टी। तो एन एस है क्या? तो ये फेरो की संख्या है। द्वितीय कुंडली का एन पी क्या है? तो ये प्राथमिक कुंडली के फेरो की संख्या है। ये याद रखना है आपको। ये हो गई। अब देखिए ये तो कुंडली, ये तो ट्रांसफार्मर के दोनों कुंडली का अपना विद्युत वाहक बल हुआ। अब अलग से हमने प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा जोड़ा है, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ा है, तो अलग से विद्युत वाहक बल भी प्रेरित होगा, इसलिए और जो है विद्युत वाहक बल जुटेगा। तो अगर पूछा जाए कि प्राथमिक कुंडली का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो पहले से तो इसका इतना विद्युत वाहक बल है ही, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा देने के बाद जो है इसमें इसका वोल्टेज भी जुट जाएगा। तो इसका कुल जो बन जाएगा विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली का कुल विद्युत वाहक बल यानी कुल एप्सिलॉन जो बन जाएगा वो बन जाएगा बीपी प्लस माइनस एन पी इंटू डी फाइव बाई डी टी। ये हो गया। अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस, एक डायरेक्टली हम लिख देते हैं माइनस। ये हो गया। अब यहां पर देखिए ये हो गया। अब ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर आई आर। ओम के नियम से, ओम्स लॉ के नियम से V बराबर आई आर। तो आई हमें निकालना है कि प्रत्यावर्ती धारा कितना लग रहा है प्राथमिक कुंडली में। तो आई इक्वल हो जाएगा V बार, V यानी वोल्टेज, वोल्टेज यानी विद्युत वाहक बल। तो इसलिए वोल्टेज तो हमें निकाला हुआ है यहाँ पर विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर वोल्टेज का अर्थ विद्युत वाहक बल से लेना है, अन्यथा आप कंफ्यूज कह जाइएगा कि यहाँ पर तो विद्युत वाहक बल है, हमने वोल्टेज को जोड़ दिया। तो वोल्टेज और विद्युत वाहक बल दोनों एक दूसरे से संबंध होते हैं, ये आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो प्राथमिक कुंडली की जो धारा हो जाएगी, प्रेरित धारा आई पी इक्वल हो जाएगी वीपी माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी। ये होगी वोल्टेज, नीचे में हो जाएगा आर। ये ओम के नियम से हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर तो ये प्राथमिक कुंडली का धारा, तो आरपी हो जाएगा प्रतिरोध। अब ये हो जाएगा आई पी इंटू आर पी इज इक्वल टू वी पी माइनस एन पी इंटू डी फाइव बाई डी टी। अब अगर इसे नगण्य मान लिया जाए, तो ये जो है ये इस साइड चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो बच जाएगा बीपी इज इक्वल टू एन पी इंटू डी फाइव बाई डी टी। ये कब होगा? जब हम इसे नगण्य मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे नगण्य। तो ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया Vp इज इक्वल टू। अब अगर इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली के लिए भी ई एस से शुरुआत करें तो ई एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी एस माइनस एन एस इंटू डी फाइव बाई टी। इसी तरह से निकलेगा, तो ये भी बन जाएगा इसी प्रकार ई एस इज इक्वल टू वी एस, इज इक्वल टू हो जाएगा एन एस इंटू डी फाइव बाई डी टी। अब देखिए इसको अगर हम भाग दे दें, इसको भाग दे दे तो बीपी बाई बी एस इज इक्वल हो जाएगा एन पी इंटू डी फाइव बाई डी टी, इज इक्वल हो जाएगा एन एस इंटू डी फाइव बाई डी टी। फ्लक्स जो है दोनों के लिए बराबर होता है, क्योंकि यही इसी से तो फ्लक्स यहाँ जा रहा है, इसी का फ्लक्स यहाँ भी है, कनेक्टेड हो रहा है। इसलिए जितना इसका फ्लक्स है उतना इसका फ्लक्स एक ही होगा एक कुंडली का, इसलिए फ्लक्स बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा बीपी बाय वी एस इज इक्वल टू एन पी बाय एन एस। तो ये इसको मान लेते हैं समीकरण है। तो समीकरण 1 से हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो विद्युत वाहक बल है वोल्टेज, ये जो विद्युत वाहक बल है वो फेरो की संख्या पर ही निर्भर करता है। यानी ये फेरो की संख्या एन एस प्राथमिक कुंडली का फेरो की संख्या
NP प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, NS द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या। यानी विद्युत वाहक बल जो है हमेशा ट्रांसफार्मर की कुंडलियों के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। ये पहले समीकरण से प्राप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे समीकरण पे, तो वो है शक्ति की परिभाषा से। तो शक्ति का सूत्र होता है IV। शक्ति का सूत्र होता है P बराबर IV। तो प्राथमिक कुंडली और शक्तियां जो दोनों कुंडलियों के लिए बराबर होगी, शक्तियां दोनों कुंडलियों के लिए बराबर होगी, इसलिए बन जाएगा IP इंटू VP इज इक्वल टू IS इंटू VS। तो IP इज इक्वल अगर निकाला जाए BP बाय VS किया जाए तो ये हो जाएगा IS बाय IP। अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन किया, जैसे मान लेते समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखा जाए तो ये बराबर है, तो ये भी ये के बराबर हो जाएगा, यानी तीनों एक बराबर हो जाएंगे। तो BP बाय VS इज इक्वल टू जाएगा IS बाय IP इज इक्वल हो जाएगा NP बाय NS। यहां पर देखिए प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल है, लेकिन धारा जो इसके विपरीत है, मतलब ये प्राथमिक कुंडली है तो धारा द्वितीयक कुंडली, तो इससे क्या पता चलता है कि ये विपरीत है, मतलब विद्युत वाहक बल के विपरीत है विद्युत धारा। तो धारा विपरीत है लेकिन अनुपात सेम है लेकिन विपरीत है। तो इससे पहले से तो पता चला था कि विद्युत वाहक बल फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अब दूसरे समीकरण से हमें क्या पता चला कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल से जो है प्रेरित धारा उसी अनुपात में विपरीत परिवर्तन होता है। किसी कुंडली ट्रांसफार्मर के किसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा का भी उसी अनुपात में विपरीत परिवर्तन होता है। धारा का उसी अनुपात में विपरीत परिवर्तन होता है। तो दूसरे से हमें पता चल गया। तो भाषा क्या होगा कि किसी ट्रांसफार्मर के किसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत धारा का उसी अनुपात में विपरीत परिवर्तन होता है। तो ये बन जाएगा दूसरा। तो इस तरह से आप जो है इसके बनावट की क्रियाविधि का वर्णन कर सकते हैं। ये यहाँ पर एंडिंग हो जाता है। और एक होता है इसका क्षय, जिसमें तो ताम्र क्षय, देखिए क्षय भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका एक्सप्लेन मैं अगले वीडियो में करूंगा। ताम्र क्षय होता है, लौह क्षय होता है, फ्लक्स क्षय होता है, और एक होता है सौथिल्य क्षय। सबको समझेंगे। फ्लक्स क्षय, देखिए ताम्र क्षय जो होता है वो इन दोनों के बीच भंवर धारा के कारण होता है। लौह क्षय जो है विद्युत फ्लक्स के जो है वायु में प्रवेश कर जाने के कारण होता है। तो इस तरह से जो है, और जो है विद्युत और जो है लौह क्षय तो हो गया कि विद्युत जो है कुंडली के बीच जो धारा के घिसने के कारण हो जाता है। तो इस तरह से 4 प्रकार के क्षय हैं। तो 4 प्रकार के क्षय का जो हम अगले वीडियो में अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे।